हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, जो पॉलिटी से रहेगा। और पिछली वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानने थे, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो सी टेट और यूपी टेट, सुपर टेट, सब ऑल एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है, ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो है 36 से 51 में वर्णित है। ठीक है, तो ये है कि वर्णित है। और ये तत्व सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और ये जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक कार्य को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, ये तत्व न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार के लिए नीति निर्माण में मार्गदर्शन दर्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए आगे क्या है कि इसका राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके उद्देश्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। ये तत्व समाजवादी, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज की स्थापना करने में सहायक है। ठीक है, ये तत्व जो हैं वो समाजवादी और लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज की स्थापना करने में सहायक है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका जो उद्देश्य है वो नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उसका यही उद्देश्य है कि वो जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। और एक है कि समाजवादी और लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज की स्थापना करने में है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य में। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट है कि देखिए कि ये तत्व संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जो तत्व हैं, जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं आर्टिकल, तो वो क्या है कि ये संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, और इनके तत्वों का वर्गीकरण क्या है, वह ये मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, तो तीनों 3 भाग में है, तो हम लोग इसको श्रेणियों में बांटे हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो पहला राज्य के वो श्रेणियों में बांटा गया है, तो उसमें क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित तत्व। ठीक है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित तत्व रहेंगे। देखिए, हम ये क्या है कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, लेकिन मैं आपको डिटेल में सीधे नंबरिंग वाइज नहीं पढ़ाऊंगी। इसमें ये जो है ये 3 श्रेणियों से है, इसमें इसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी कि पहले तो है सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित तत्व, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आर्टिकल्स उसमें रहेगा। और दूसरा क्या है कि गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित तत्व, जो गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित तत्व रहेंगे, जितने आर्टिकल उसमें आते हैं वो रहेगा। और थर्ड में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित तत्व। तो ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये रहेगा कि और उनके ये जो प्रावधान है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित ये तत्व पहला से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला में क्या है कि आर्टिकल 36 से पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा है, इसमें यही बताया गया कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है सॉरी। ठीक है, जो नीति निदेशक तत्वों के जो संदर्भ में राज्य की परिभाषा है, जो कि आर्टिकल 36 में है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इसके अनुसार राज्य का क्या अर्थ है। ठीक है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो उसके अनुसार ये क्या है कि आर्टिकल 36 में बताया गया है कि पॉइंट वाइज दिया गया है, भारत की सरकार और संसद। ठीक है, और दूसरा क्या है कि राज्यों की सरकार और विधानमंडल। ठीक है, और तीसरा क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण
वाले सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, ठीक है, ये इस राज्य के अर्थ बताए गए हैं अलग अलग संविधान में, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट क्या है कि यह परिभाषा अनुच्छेद 12 के समान है, जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है, ठीक है। सीधे सीधे आपको पूछा जाएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो परिभाषित किया गया है वो किस आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 36 में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति। तो क्या है कि 37 में है कि यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा लागू किए गए नहीं, योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये राज्य के ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लैंड से मतलब वहाँ से लिया गया है, ठीक है, संविधान में लाया गया है ये तत्व, ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है कि ये तत्व कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू करने का आदेश नहीं दे सकता, ठीक है। बस उसका जो मार्गदर्शन के लिए वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। और आगे क्या है देखिए कि लेकिन ये तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत है। मैं आपको बताई कि ये लागू करने योग्य नहीं है लेकिन फिर भी राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, और इन्हें कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याण और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, ठीक है। इस जो इन तत्वों का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोक कल्याण और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अनुच्छेद 38 है, ठीक है। 38 में क्या कहा गया है, देखिए 38 में ये बात कही गई कि राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा, ठीक है। 38 में यही बात कही गई है फ्रेंड कि जो राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का न्याय सुनिश्चित करेगा और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा, ठीक है। और देखिए यही बात 38 में कही गई है। तो हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 39 में क्या बात कही गई है, ठीक है। 39 में बात कही गई है फ्रेंड कि एक मिनट, हाँ देखिए कि राज्य निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा। निम्नलिखित बातें क्या हैं, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पॉइंट पहला क्या है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए जो काम अगर पुरुष कर रहे हैं, मेल कर रहा है, और वही काम अगर फीमेल कर रहा है तो उनको एक ही काम है तो उनको समान काम के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम एक टीचर एक फीमेल है तो उनको अगर मान लीजिए जो भी है उनका जो तनख्वाह है 20,000 40,000 अगर उनको मिल रहा है, तो अगर वो फीमेल है तो 20,000 मिल रहा है और मेल है तो 40,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान कार्य के लिए समान वेतन है, इसमें 39 में ये बात कही गई है। और पॉइंट दूसरा क्या है कि संसाधनों का समान वितरण, ठीक है। जो संसाधन है उसको भी समान वितरण देना चाहिए, जो मेल को है वही फीमेल को भी होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, जैसे जो श्रमिक हैं उनको उनके हित के बारे में सोचना, ये संविधान का अधिकार है। तो देखिए अनुच्छेद इसमें भी बांटा गया है कि क्या है कि अनुच्छेद जो 39A है इसमें क्या कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है। इसमें क्या है कि जो निःशुल्क विधि है कानूनी है उनकी सहायता जो है वो वही है कि समान मामले में सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो और देख लेते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या है, 41 में क्या है कि बेरोजगारी वृद्धावस्था और असमर्थता के मामले में सहायता प्रदान करना, ठीक है। जो बेरोजगारी है, वृद्धावस्था है या फिर असमर्थता के मामले में सहायता प्रदान करना, ठीक है।
जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ दशाएं जैसे होती हैं जो सरकारी सहायता प्रदान कराया जाता है। जैसे कभी के वृद्ध लोगों को जो 60 साल से ऊपर होते हैं, 60 साल प्लस होते हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। विधवा और जो जिसके हस्बैंड ऑफ हो गए होते हैं तो विधवा पेंशन मिलता है। और जो जो कि विकलांग लोग होते हैं उनको साइकिल और कुछ पैसे ऐसे जो सरकारी सहायता मिलती है वो सुनिश्चित कराना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में क्या है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या बात कही गई है फ्रेंड? अनुच्छेद 42 में बात कही गई है कि कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ और न्याय संगत कार्य स्थितियां सुनिश्चित कराना। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है फ्रेंड, जैसे जो कि न्याय संगत कार्य की जो मनुचित दशा है, प्रसूति जैसे सहायता उपलब्ध कराना। जैसे जैसे मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ कि अगर कोई भी महिला है, गर्भवती हैं, उनके द्वारा कोई कठोर काम, शारीरिक श्रम न कराया जाए। जो जितना वो कर सकी उतना वो उनको कराया जाए। ठीक है, यही बात कही गई है अनुच्छेद 42 में। ठीक है, और अनुच्छेद 43 में क्या बात कहा गया है? देखिए, अनुच्छेद 43 में बात कहा गया कि श्रमिकों को उचित मजदूरी और जीवन स्तर सुनिश्चित करना। देखिए, जैसे निर्वाह योग्य मजदूरी, इतना जैसे अर्थात मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे इतना वेतन दिया जाए कि मतलब उनके जो परिवार चला सके। ठीक है, और जितना जितना उनको से काम लिया जा रहा है उस हिसाब से उनका उतना वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे 16 घंटे काम करा रहे हैं और 8 घंटे का पैसा दे रहे हैं। ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये बात अनुच्छेद 43 में कही गई है। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद 47 में बात कही गई है कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 47 में बात कही गई है ये कि जैसे जो सरकार है जो पोषण युक्त आहार देता है, उपलब्ध कराई जाती है, नशीली दवाइयाँ और शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो सरकार, ये काम तो सरकार ही कर सकती है ना कि जो शराब है उसको प्रतिबंध लगाया जाए, नशीली जो दवाइयाँ हैं और उनके जो पोषण में जैसे कि जो भी हैं आदमी लोग, उनको पोषण में सहायता प्रदान करें, पोषण युक्त आहार दें, उपलब्ध कराई जाए। इसमें अनुच्छेद 47 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो मैं 3 पार्ट में बांटी थी, इसमें इसमें बटा हुआ था, तो उसका फर्स्ट खत्म हुआ। और सेकंड क्या है कि गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित तत्व। ठीक है, तो जो गांधीवादी सिद्धांत हैं उनसे संबंधित जो तत्व हैं उसके अंतर्गत जो आर्टिकल आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित जो तत्व हैं, इसमें देखिए अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या बात कही गई है कि ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें शक्तियां प्रदान करना। ठीक है, जो ग्राम पंचायत हैं उनका जो संगठन है और उनको जो ये शक्तियां प्रदान करना, जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, प्रदान करना। अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इससे, ये पार्ट 1 रहेगा और मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाऊँगी। ठीक है, भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड है प्रीवियस ईयर, मैं उसको उठा के आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो आप इस बात का से निश्चिंत रहिएगा कि इससे जो भी रिलेटेड, पहले आप इसका थ्योरी पढ़ लीजिए फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। तो चलिए देखिए, देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे जो गांव वाले क्षेत्र हैं, उनको क्या कहा गया है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जैसे वो ये है कि जो निर्वाह योग्य मजदूरी होता है, जितना आप काम कराया उतनी उसी हिसाब से उनका वेतन दिया जाए जिससे उनका परिवार चल सके। ठीक है, कुटीर उद्योग प्रबंधन में जो काम गारों में जो भागीदारी होती है, सहकारिता होती है। ठीक है, यही बारे में बात कही गई है कि उनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद, नेक्स्ट पे चलते हैं।
हाँ, तो देखिए अनुच्छेद 46 पे चलते हैं। अनुच्छेद 46 क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अनुसूचित, जो एसटी एससी और ओबीसी के लिए जो विशेष आरक्षण है उनको उनको देना। और जैसे जो शिक्षा के लिए है कि एसटी एससी में और ओबीसी और जनरल में अंतर होते हैं ना, उनको कमज़ोर वर्ग को, ये एक गलत बात नहीं होती है। देखिए आप, वो पहले से दबाए गए हैं एस टी एस सी, तो उसको लेवल में लाने के लिए ये जो आरक्षण है वो दिए जाते हैं। ठीक है, उसी को है कि शैक्षिक वो बराबर हो सके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 पे चलते हैं। ठीक है, 48 पे कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संचालित करना। ठीक है, जो कृषि और पशुपालन है इसको वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से संचालित करना। ठीक है, देखिए क्या है कि उनके जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें वैज्ञानिक तरीके से खोज किया जाए कि उनका जो जो पशु हैं उनको वृद्धि, उनके दूध में वृद्धि हो, दुधारू हो, और पशुओं की जो हत्या पर इस पे प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, और इसी में ये बात कही गई है कि जो पर्यावरण वन है, और जो कि पर वन जीव की रक्षा करना और सरकार का कर्तव्य होता है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब अनुच्छेद 48 में ये सब बात कही गई हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसमें अनुच्छेद 48 में, जैसे अनुच्छेद 48 क में ये बात कही गई है कि जो पर्यावरण वन है और पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना और सरकार का कर्तव्य होगा। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कही गई है 1976 में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद जो है वो जो भाग हम लोग 3 भाग में बांटा था, तो ये भाग 3 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित तत्व। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता और के जिसे सुलझाना, और उसी अनुच्छेद के तहत जैसे भारत के जो यूएनओ का जो सदस्य बने हैं, ये सब चीज़ें उसमें बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड, और एक ये देख लीजिए कि ये अन्य महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, ये हर बार एग्ज़ाम में ये आते हैं। ये आप लोग ये मान लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोग को इसको ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 44 क्या है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, लागू करना। ठीक है, जो समान सिविल संहिता, जो समझ लीजिए, अर्थात कि सभी धर्मों के लिए विवाह और जो तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियाँ अलग हो। इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में इसी के आधार पर, जैसे ये आप लोग एक मान लीजिए कि जो एक भारत का एकमात्र राज्य जो गोवा है, जहाँ समान सिविल संहिता है। ठीक है, ये संहिता लागू हुई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य गोवा है जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। और देख लीजिए एक पॉइंट ये भी है कि अपराध के लिए जो कानून को दंड संहिता, तथा जो चुनाव के लिए कानून को आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, ये बात आप अनुच्छेद 44 में है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए समान नागरिक संहिता लागू करना है जो सभी के लिए लागू हो। ठीक है, रीतियाँ भले अलग हो, विवाह जो है, लेकिन ये जो विवाह और जो तलाक की शर्तें हैं वो समान रहनी चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 45 में क्या बात कहा गया, देखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अनुच्छेद 45 में बात कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है। अब अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बन गया है। देखिए इसमें क्या है कि जो 6 वर्ष से कम बच्चों की जो आयु है, स्वस्थ रखना उनका सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि जो 6 वर्ष के कम बच्चे हैं उनका जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क जो शिक्षा है उनको कराई जाए। और जो शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है, जो 21A के अंतर्गत
ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। तो ये जो है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ये हमेशा याद करके रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है, नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है कि अनुच्छेद 48A। ठीक है। अनुच्छेद 48A है। देखिए मैं आपको ऐसे ही बता दी थी, लेकिन यहाँ पे भी दिया गया है कि 48A में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ठीक है। मैं आपको ऊपर बताई थी कि जो पर्यावरण का वन और वन्य जीव की रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य होता है, और इसे ये जो है संशोधन किया गया था 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये बात कही गई थी। देखिए अनुच्छेद 49 में क्या आ गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना। ठीक है, इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य होता है, राष्ट्रीय जो स्मारक हैं। और अनुच्छेद 50 में क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है, अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई, जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट थे, ये इसीलिए मैं इसको अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद में डाल दी थी कि आप लोगों को ये आसानी से मिल जाए। और देखिए इसका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके महत्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इस पे नज़र डालते हैं कि जो सामाजिक, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, ये तत्व समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और समानता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, ये इसमें यही बात कहा गया है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं और उनके उत्थान और समानता के लिए ये बात सुनिश्चित करी गई है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि राज्य के लिए मार्गदर्शन, ये तत्व सरकार को नीतियाँ बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें जो सरकार को नीतियाँ बनाने में किसके लिए क्या सही है, इसी को राज्य के लिए मार्गदर्शक कहा गया है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये तत्व संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करता है। ठीक है, संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करना यही है कि ये जो संविधान का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में उसकी सहायता करता है। और ये जो गांधीवादी विचारधारा है, ये तत्व गांधी जी के लिए सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो तत्व हैं वो गांधी जी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रयास करते हैं। और ये देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इस पीडीएफ में इसको भी डाल दी थी कि जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ठीक है, ये देखिए मैं आप यहाँ पे लिख भी दी हूँ कि इम्पॉर्टेंस फॉर बीपीएससी और यूपीएससी मेंस, ये कभी कभी पूछा जाता है। और ये अभी बीपीएससी जो टीआरई का एग्ज़ाम हो रहा है टीचर वाला बिहार में, इसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं इसके लिए ये सही है, तो इसका जो अंतर है आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानिए। देखिए मैं इसको डिस्कस करवाती हूँ कि देखिए एक साइड में मौलिक अधिकार है और एक साइड में नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार में क्या है कि न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, इसका यही डिफरेंस है। आपको पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जैसे मौलिक न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य है, तो इसमें अगर मौलिक अधिकार दे दिया और नीति निर्देशक तत्व दे दिया, ठीक है, ऑप्शन में, तो आप लोगों को अगर जानकारी रहेगा तो आप लोग सही ऑप्शन टिक कर पाओगे। तो इसका देखिए मौलिक अधिकार में क्या है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। इसमें मौलिक अधिकार में हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, जो सामाजिक तौर से हम उसका न्याय को सुनिश्चित करते हैं, और सामाजिक और आर्थिक। और मौलिक अधिकार में इसमें क्या है कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, लेकिन जो नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में वर्णित है संविधान के। ठीक है, और ये क्या है कि मौलिक अधिकार में नकारात्मक प्रकृति सरकार को कुछ न करने का निर्देश देती है। ठीक है, मौलिक अधिकार में, और लेकिन यही सिर्फ उस सेम बात उल्टा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि सकारात्मक प्रकृति सरकार को कुछ करने का निर्देश देती है। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष है, आप लोग पढ़ लीजिएगा।
तो देखिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा और मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊंगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में हर एग्ज़ाम्स में, मैं वो आपको छाट करके मैं आपको इसका एक वीडियो मैं लाऊंगी, जिसमें ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट रहेगा। जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड, टेक केयर।